नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। गोवा में बीजेपी को लगा करारा झटका। दिगंबर कामत के गढ़ दक्षिण गोवा में बीजेपी को मिली हार। मडगांव नगर परिषद में मेयर पद के चुनाव में गोवा फॉरवर्ड पार्टी को मिली जीत। गुजरात चुनाव के लिए मछुआरा समुदाय को अपने पाले में लाने में जुटी कांग्रेस। अगर सरकार बनी तो पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरों के परिजनों को 3 लाख रुपए की सहायता और साथ में 400 रुपए दैनिक भत्ता देगी कांग्रेस। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने शरद पवार को दिया झटका। बारामती में स्थापित होने वाली तेंदुआ सफारी परियोजना को लिया वापस। अब जुन्नार तालुका में स्थापित होगी तेंदुआ सफारी। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1093 अंकों की गिरावट के साथ 58,841 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 347 अंकों की गिरावट के साथ 17,531 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, जो अब तक 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है और आज यात्रा का 10वां दिन था। तो कैसा रहा आज का दिन और क्या कुछ हुआ यात्रा के दौरान, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं लालू यादव के लिए आज सीबीआई कोर्ट से राहत भरी खबर भी आई। आखिर क्या है मामला, इस पर भी होगी बात। इसके साथ ही आज एससीओ की बैठक में जिसमें पीएम मोदी ने एकता का संदेश दिया है, साथ ही ये भी जानेंगे कि महाराष्ट्र सरकार में क्यों गहराया मतभेद और जम्मू कश्मीर में अब सरकार ने लिया क्या फैसला और क्या है इसके पीछे की राजनीति। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा और भी अहम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, एक दिन के आराम के बाद आज फिर भारत जोड़ो यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली और आज भी यात्रा के साथ भारी संख्या में लोग जुड़े। वहीं यात्रा के बीच राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और आम जनता की दुर्दशा पर चिंता जाहिर की। इसके अलावा क्या कुछ रहा आज दिन भर का कार्यक्रम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान को देश की जनता का भी समर्थन मिल रहा है और ये अभियान है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मकसद देश की समस्याओं को करीब से जानना और उन समस्याओं को भविष्य में हल करना। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त केरल में है। ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और आज ये यात्रा अपने 10वें दिन में प्रवेश कर गई है। 10वें दिन राहुल ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है। अपनी पोस्ट में राहुल ने एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने लिखा, हमारा देश एक युवा देश है। युवाओं के रूप में हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने युवाओं की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, उन्हें सही दिशा दिखाएं, तो हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। लेकिन आज देश में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, निराशा की गिरफ्त में हैं। हमारा कर्तव्य भी है और आज समय की मांग भी है कि हम अपने युवाओं की रीढ़ मजबूत करें, उन्हें सकारात्मकता की तरफ लेकर आएं। अपनी फेसबुक पोस्ट में राहुल आगे लिखते हैं, मैं हमारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सारे युवाओं से मिल रहा हूं, समझ रहा हूं कि उनकी सरकार से उम्मीद क्या है। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वो हमसे किस किस तरह की मदद चाहते हैं, हम उनके लिए और कितनी संभावनाएं बना सकते हैं। हमारी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी यही है कि हम बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, गरीब, किसान और आदिवासियों सबकी बात सुन सकें, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। हम सफल भी हो रहे हैं। युवा खुलकर हमसे बात कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपने भारत को जोड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे। राहुल गांधी की इस पोस्ट से साफ है कि उन्होंने 2024 के लिए अभी से अपनी रणनीति तैयार कर ली है और बीजेपी को बता दिया है कि 2024 में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। यात्रा को आम जनता का समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस मजबूत हो रही है, जिससे बीजेपी में बेचैनी है, लेकिन कांग्रेस को राहत मिल रही है। वैसे राहत तो आज राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी मिली, वो भी सीबीआई कोर्ट से, जिसके बाद अब वो अपने इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। तो क्या है मामला जिसमें मिली लालू को राहत, देखिए रिपोर्ट में। लालू यादव लंबे समय से बीमार हैं और उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाना है, लेकिन उनका पासपोर्ट सीबीआई के पास जमा होने के चलते उनके लिए सिंगापुर जाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए विदेश जाकर इलाज कराने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल रांची स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है, जिसकी लालू लंबे समय से मांग कर रहे थे, क्योंकि 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। लेकिन बिना पासपोर्ट के उनका जाना नामुमकिन था और अब उनका पासपोर्ट उन्हें वापस कर दिया गया है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई मंगलवार यानी 13 सितंबर को
सीबीआई के स्पेशल जज दिनेश राय की कोर्ट में हुई थी। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने की मंजूरी दे दी है। अब उनका पासपोर्ट रिलीज कर दिया गया है। दरअसल चारा घोटाला मामला सामने आने के बाद वर्ष 1996 में लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। लालू प्रसाद यादव ने हाल में अदालत में याचिका दायर कर दरख्वास्त लगाई थी कि उन्हें किडनी, शुगर सहित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की जरूरत है, इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज किया जाए। पहले इस मामले की सुनवाई 10 जून को निर्धारित थी, लेकिन अदालत की कार्रवाई उस दिन स्थगित कर दी गई। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 4 अलग अलग मामलों में अब तक कुल मिलाकर 32.5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वे इन दिनों जमानत पर हैं। लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया गया है। अब लालू यादव सिंगापुर जा सकेंगे क्योंकि 24 सितंबर को वहां के अस्पताल में उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। लालू सिंगापुर जाने वाले हैं तो वहीं आज पीएम मोदी समरकंद में हैं, जहां वो एससीओ की बैठक में शामिल हुए और उन्होंने अपना संबोधन दिया। तो अपने संबोधन में क्या कुछ बोले पीएम, देखेंगे रिपोर्ट में। एक मंच, 8 देश, कई दिग्गज और विचारों का सम्मेलन। ये तस्वीर उस महाशक्ति को दर्शाती है जो ये 8 देश पूरी दुनिया को दिखाते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में इन दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। इस मीटिंग में एससीओ के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है। महामारी समेत कई मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रही है। एससीओ देशों के बीच सप्लाई चेन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने व्यापार के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहते हैं। भारत का युवा और वर्कफोर्स उसे स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। अर्थव्यवस्था में 75% वृद्धि की आशा है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है। टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी फोकस दिया जा रहा है। हम इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, इनमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। हम नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप की स्थापना करके एससीओ सदस्यों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इससे इतर कई दिग्गजों से द्विपक्षीय वार्ता भी की। हालांकि इन बैठकों से क्या निकलकर सामने आता है और भारत को कितना फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पीएम ने रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और भारत रूस मित्रता को मजबूत बनाने पर जोर दिया। पीएम ने आज कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बात की, साथ ही पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे जमकर सुनाया भी। दूसरी ओर शिकवे शिकायतों का दौर इस समय महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में भी चल रहा है, जिससे महाराष्ट्र सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और सरकार में मतभेद देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है मामला और क्यों सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही आने लगी ऐसी खबरें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। मंत्री बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं के निशाने पर शिंदे गुट के लोग हैं, तो शिंदे गुट बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रहा है। दोनों दलों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। शिंदे कैबिनेट की बैठक में भी ऐसा ही नजारा देखा जा रहा है। मंत्री बिना किसी की इजाजत के कोई भी ऐलान कर देते हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम एकनाथ शिंदे के सामने उनके गुट के विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को नसीहत दे डाली। दरअसल अब्दुल सत्तार ने सीएम किसान निधि योजना का ऐलान कर दिया था। इसके लिए उन्होंने सीएम या डिप्टी सीएम से किसी तरह की चर्चा तक नहीं की थी। इस पर ऐतराज जताते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक में ही सख्त रुख दिखाया और अब्दुल सत्तार से कहा कि नीतिगत फैसलों का ऐलान करते समय उन्हें संयम दिखाना चाहिए। इस तरह की योजनाओं का ऐलान करने से पहले वो सीएम या फिर डिप्टी सीएम से चर्चा करें और जब वहां से हरी झंडी मिल जाए तभी मीडिया के सामने या फिर सार्वजनिक मंच या किसी कार्यक्रम में कोई घोषणा करें। फडणवीस कैबिनेट की बैठक में शिंदे गुट के मंत्रियों को नसीहत दे रहे थे, लेकिन उसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद अब अब्दुल सत्तार मीडिया से मिले तो उन्होंने डिप्टी सीएम पर तंज कसने वाले अंदाज में कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता हैं, इसलिए कानूनी तरीके से बात करते हैं। मैं थोड़ा सीधी बात करने वाला आदमी हूं। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में कक्षा 5 से छात्रों को कृषि की शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चे कृषि में पारंगत हो सकें। और हाँ, इस बात की चर्चा अभी सीएम और डिप्टी सीएम के साथ नहीं की गई है। मामला नीतिगत है, इसलिए बिना चर्चा के इसे मंजूरी नहीं मिल पाएगी। फिलहाल अभी सिर्फ ऐलान किया जा रहा है। अब्दुल सत्तार ने यह भी कहा कि बाद में सीएम और डिप्टी सीएम से इसे लेकर चर्चा की जाएगी। साफ है, फडणवीस भले ही डिप्टी सीएम हो, लेकिन शिंदे गुट के मंत्री उन्हें तवज्जो देने को तैयार नहीं है और न ही उनकी कोई नसीहत असर करती दिख रही है।
फडणवीस ने शिंदे गुट के मंत्री को सख्ती भरे अंदाज में कहा कि कोई भी ऐलान करने से पहले सीएम या डिप्टी सीएम से परामर्श लेना चाहिए। मंत्री की एक घोषणा ने ये मतभेद पैदा कर दिया। वैसे मतभेद तो अब देश में भी उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा फैसला जो ले लिया है, जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर हो सकता है। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी नए पैंतरे अपनाकर कश्मीर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। पहले परिसीमन, फिर बाहरी लोगों को वोट देने का अधिकार देकर बीजेपी ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि वो हर हाल में घाटी में अपनी सरकार बनाना चाहती है। अब सरकार ने एक नया फरमान जारी कर घाटी के मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने ऐलान करते हुए कहा, सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला लिया है। महाराजा हरि सिंह महान शिक्षाविद, प्रगतिशील चिंतक, समाज सुधारक और उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे। सार्वजनिक अवकाश घोषित करना महाराज की विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद सरकार ने शेख अब्दुल्ला की जयंती और पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक अवकाशों को रद्द कर दिया था। देश की आजादी के दौर में महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला के बीच गहरे मतभेद थे। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने ये भी एक शर्त रखी थी कि आपको शासन शेख अब्दुल्ला को ट्रांसफर करना होगा। उस दौरान शेख अब्दुल्ला ने महाराजा के खिलाफ लंबा आंदोलन छेड़ा था, लेकिन बीजेपी के इस ऐलान ने एक बार फिर इतिहास के जख्मों को हरा कर दिया है। ये माना जा रहा है कि शेख अब्दुल्ला पर अवकाशों को खारिज करने और महाराजा सिंह के नाम पर छुट्टी घोषित करने के फैसले से बीजेपी को जम्मू में फायदा होगा। महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक थे और जम्मू में डोगराओं की अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा राष्ट्रवादियों के भी बड़े वर्ग को सरकार ने इससे संतुष्ट करने की कोशिश की है। इस बीच महाराजा हरि सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह ने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। कर्ण सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के भी संकेत दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा, मैंने 1967 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन 8 से 10 सालों से मैं संसद का सदस्य नहीं हूं। वर्किंग कमेटी से भी मुझे बाहर कर दिया गया। हाँ, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरा कोई संपर्क नहीं है। कोई मुझसे किसी भी चीज के लिए बात नहीं करता। मैं अपना काम करता हूं। मेरे पार्टी से रिश्ते ना के समान है। यानी अब कर्ण सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अब राजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया गया है। जाहिर है विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाएगा और सरकार को घेरेगा, क्योंकि उसका मानना है कि ये सब चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से घिरी बीजेपी खुद को मजबूत करने में लगी है और अब दावा किया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया है। जब तक वो कांग्रेस में थे, पूरे पंजाब में उनकी तूती बोलती थी। उनकी रैलियों में जमकर लोग जुटते थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर के लिए अपनी सीट जीतना भी मुश्किल हो गया। वो विधानसभा चुनाव खुद तो हारे ही, उनकी पार्टी पंजाब लोकहित कांग्रेस का भी खाता पंजाब में नहीं खुल पाया। ऐसे में पंजाब लोक कांग्रेस के ज्यादातर नेता अब सुरक्षित घर की तलाश में हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह सुरक्षित ठिकानों की तलाश में बीजेपी के करीब पहुंच चुके हैं। वैसे विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने पंजाब में बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन ये गठबंधन कोई असर नहीं छोड़ पाया। इसलिए अब कैप्टन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि 19 सितंबर को दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी सदस्यता दिलाएंगे। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के बीजेपी में विलय का ऐलान भी करेंगे। पंजाब लोक कांग्रेस के बीजेपी में विलय के बाद कैप्टन समर्थकों को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल 3 महीने बाद ही पंजाब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में उनकी जगह कैप्टन या उनके किसी समर्थक, किसी व्यक्ति को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। प्रदेश संगठन में कैप्टन समर्थकों को जगह देने के संकेत दिए गए हैं, लेकिन कैप्टन के लिए भी पंजाब में बीजेपी को मजबूत बनाना आसान नहीं है। बीजेपी का पंजाब में शहरी मतदाता वर्ग में ही आधार है। उसके पास अभी तक कोई बड़ा सिख चेहरा भी नहीं था। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल तक चले किसानों के आंदोलन के चलते पंजाब के किसान बीजेपी को अपना विरोधी मानते हैं। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर का साथ बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएगा, इस पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात मंदी को लेकर वर्ल्ड बैंक की चिंता की। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रही है। आरबीआई से लेकर तमाम अर्थशास्त्री दावा कर रहे हैं कि देश की जीडीपी को लेकर सरकार को कई सख्त कदम उठाने हैं, लेकिन सरकार सिर्फ निजीकरण के रास्ते पर ही चलती दिख रही है। इस बीच अब वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर जल्दी ही नहीं संभले तो अगले साल वैश्विक मंदी आ सकती है और इस बार ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। दुनिया 2023 में बड़ी आर्थिक मंदी का सामना कर सकती है।
वर्ल्ड बैंक ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी के कई इंडिकेटर्स इस बारे में संकेत दे रहे हैं कि कभी भी मंदी का दौर शुरू हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि 1970 की मंदी से उबरने के बाद अब दुनिया इकोनॉमी के सबसे कठिन दौर में है। रिपोर्ट में प्रोडक्शन तेज करने के साथ ही सप्लाई की बाधाओं को दूर करने के लिए भी कहा है, जिससे महंगाई नियंत्रित रह सके। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने कहा, ग्लोबल ग्रोथ तेजी से कम हो रही है, इसके आगे भी कम रहने की उम्मीद है और ऐसे में कई देश मंदी की चपेट में आएंगे। चिंता की बात यह है कि इस बार मंदी लंबी खिंचने के आसार हैं, जिस कारण विकासशील अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। वर्ल्ड बैंक महंगाई को लेकर चिंता दिखा रहा है, लेकिन दुनिया के कई देश पहले से ही रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें यूक्रेन रूस टकराव, चीन में कोरोना लॉकडाउन और लगातार खराब मौसम के चलते भी खेती बाड़ी पर पड़े असर को बड़ा कारण बताया जा रहा है। भारत भी महंगाई को लेकर जूझ रहा है। इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त में रेपो रेट में तीसरी बार वृद्धि की। 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ अब ये 5.40% पर पहुंच गया है। आरबीआई ने 2022-23 के लिए महंगाई दर 6.7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफे के चलते भारत की रिटेल महंगाई दर अगस्त में 7% तक पहुंच गई थी, जबकि जुलाई में ये 6.71% थी। रिटेल महंगाई दर लगातार 8वें महीने आरबीआई के तय 4% की लिमिट से ऊपर रही। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी ये बताती है, केवल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए देशों को सामानों की उपलब्धता में इजाफा करना होगा। वर्ल्ड बैंक उपाय तो बता रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार इस पर ध्यान देगी? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।